नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लासेस में, पल्सेस के बारे में चर्चा कर रहे थे कि पल्स क्रॉप प्रोडक्शन पे। और पल्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा था, अच्छी तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा। अगर हम बात करें कि पल्सेस का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे एग्ज़ाम में, तो इम्पोर्टेंस से रिलेटेड अगर हम बात करना चाहें तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहां पल्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। अब क्वेश्चन कौन सी वैरायटी के बनते हैं? पहला तो एक तो वैरायटी से ही क्वेश्चन उठ जाता है कि कौन सी किसकी वैरायटी है। दूसरा, पल्सेस के कुछ डिजीजेज होते हैं जिनसे क्वेश्चन आपके आते हैं, चाहे हम उसको पैथो के सेगमेंट में मान लें चाहे हम एग्रोनॉमी के सेगमेंट में मान लें, मतलब हमारा क्वेश्चन सही हो जाए बस हम इतना मान लें। उसके बाद सीड रेट और ओरिजिन प्लेस, प्रोटीन का परसेंटेज और स्पेशल कुछ कैरेक्टर जैसे चने में निपिंग हो गया, ठीक है, मटर में फली की मैच्योरिटी मेजरमेंट हो गया। इन सब से तमाम क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और ये तब सही कर पाओगे हम या सही कर पाएंगे कि जब हम कोई चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। अगर हम रैंडम किसी को चीज़ को पढ़ना चाहें तो मे भी हो सकता है कहीं ना कहीं हम गलती कर बैठे, और एग्जाम में अक्सर हम लोगों से गलतियां होती हैं। गलतियों की वजह क्या होती है? हम जल्दबाजी में सब चीज़ों को सरपट रिवीजन मारने की कोशिश करते हैं। मतलब एक टाइम में हम बहुत ज़्यादा खाने का प्रयास करते हैं, अपच हो जाता है, इधर उधर खाना फैल जाता है। हम अभी से ही क्यों ना अपने टाइम को मैनेजमेंट करें और थोड़ा थोड़ा हर दिन ऐसा पढ़ें कि लंबे समय तक हम उसको अपने अंदर स्टेबिलिटी उसको प्रदान कर सकें, सस्टेन कर सकें, अपने अंदर उसको टिकाऊपन दे सकें। ये कैसे होगा? आपके पास दिन के 24 घंटे हैं, आप उसको डिवाइड कर लो। टाइम मैनेजमेंट का हमने एक वीडियो भी बनाया था आपके लिए यूट्यूब पे, हमारे वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी पे जाना वीडियो सेक्शन में और टाइम मैनेजमेंट सर्च कर लेना, आपको आ जाएगा। आप उसमें देखना कि हम कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3, 4 ऐसे करके हमने आपको बताया था कि आप अपने टाइम को फेजेस में बांटिए कि इस फेज में हमको ये कवर करना है, इस फेज में ये कवर करना है। हाँ, ये मत बनाओ कि हमें एग्रोनॉमी पढ़नी है तो सुबह पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जब मन कर जाए, बस टाइम का ध्यान रखना कि हमें इतने टाइम में इतनी चीज़ें कवर कर लेनी। तो शुरुआत करते हैं। कल हम मटर की खेती पढ़ रहे थे और मटर की खेती में ही हम बहुत सारी चीज़ों को चर्चा भी किए थे कि मटर के केस में हमने क्या क्या चीज़ों को देखा था। पहले तो हमने इसका सामान्य सा वानस्पतिक वर्गीकरण देखा। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया के अंदर जो मटर है, दो प्रकार से किसान इसको उगाते हैं, दो इसके आर्थिक उद्देश्य हैं। एक जो सब्जी के रूप में प्रयोग होती है। अच्छा, सब्जी वाली जो मटर होती है उसका सब्जी में जैसे पनीर आप बनाते हो, तो जब भी पनीर बनाने का मन होता है तो जैसे दो रूममेट हो, एक कह रहा है पनीर बना लें, दूसरा कह रहा है यार ग्रीन वैली वाली मटर भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ग्रीन वैली की मटर आप कहाँ से लाते हो? किसी ना किसी पनीर की शॉप पे ही मिल जाती है, या फिर जो डेयरी की जो शॉप होती है जहाँ दूध पनीर वगैरह सब कुछ मिलता है, वहाँ वो फ्रोजन ग्रीन वैली मटर रखता है। 10 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए आप लेके आते होगे। वो क्रायो प्रिजर्व करके रखता है, मतलब इतना लो टेम्परेचर रखता है कि वो मटर जो है डैमेज ना हो, खराब ना हो, मतलब उसमें स्पॉयल ना हो, वो खराब ना हो। ठीक है, पेरिसेबल वाली होता है प्रोडक्ट। अगर मटर को बहुत लंबे समय तक हम नहीं रोक सकते बिना प्रिजर्व किए हुए, तो ग्रीन वैली मटर का प्रयोग हम सब्जी में करते हैं, तो वो सब्जी वाली मटर होती है, मुलायम होती है खाने में उसकी फलियां। आज हम क्या देखने वाले हैं? मटर के केस में कुछ स्पेशल चीजें देखते हैं। जैसे मटर को हम क्या बोलते हैं? दलहनों की रानी। जैसे चने को हम दलहनों का राजा बोलते हैं। किंग की बात कर लिए थे, मतलब दूल्हे साहब की बात हुई, दुल्हन की बात ना हो तो फिर नाराजगी वाली बात होगी। तो चने के केस में हमने देखा था दालों का राजा। अब हम देखते हैं दालों की रानी किसको बोलेंगे? मटर को क्या बोलेंगे? दालों की रानी, क्वीन ऑफ पल्सेस, क्वीन ऑफ पल्सेस। और जहां क्वीन की बात आती है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने देखा कि दालों की रानी किसको बोलते हैं? मटर को। मटर कौन सी ऋतु की फसल है? तो रवि ऋतु की फसल है। कौन सी ऋतु की है? रवि ऋतु की फसल है। ध्यान देना। हालांकि ये बात हम पहले आपको बता चुके हैं, परंतु पहले वाली बातें हमें ध्यान नहीं रहती, इसलिए हम बार बार उसको रिवाइज भी करते रहते हैं। तीसरी बात आती है कि अगर ये रवि ऋतु की पल्सेस है तो फिर ये कैसा पौधा होगा? प्रकाश दीप्तिकालिकता के आधार पे तो ये दीर्घ प्रकाश अवधि वाला पौधा होगा। क्या होगा? दीर्घ प्रकाश अवधि वाला पौधा। कि इसकी पुष्पावस्था के लिए दिन का जो तापमान है वो 12 घंटे से ज़्यादा चाहिए,
तो दीर्घ प्रकाश अवधि वाला पादप, अवधि वाला पादप या दीर्घ प्रकाश प्रभावी पादप, ठीक है, या दीर्घ दिवस प्रभावी पादप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको लॉन्ग डे प्लांट के रूप में जानते हैं। सीधी सी बात, आप अंग्रेजी याद रखो, हिंदी में बहुत से शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं, तो लॉन्ग डे प्लांट आप याद रखो। अच्छा, अगर हम C3 C4 की बात करें प्रकाश संश्लेषण संरचना के आधार पे, तो ये कैसा पौधा होगा? ये C3 पादप होगा। मटर कैसा पादप है? C3 पादप है। अगर हम बात कर लें कि अंकुरण की, कि इसमें अंकुरण कैसा होगा, तो हमने क्या बताया था, सभी रबी ऋतु की जो दलहन होती हैं उनमें अंकुरण कैसा होता है? अधोभूमिक होता है। एक अपवाद थी, कौन सी? राजमा। राजमा और भी एक केस में अपवाद है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के केस में, तो यहाँ भी देख लेते हैं। अंकुरण की जब भी कभी बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा अंकुरण होगा? अधोभूमिक अंकुरण होगा। कौन सा? अधोभूमिक अंकुरण। मतलब इसको अंग्रेजी में अगर हम बात करेंगे तो क्या बोल सकते हैं? हाइपोजियल जर्मिनेशन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? हाइपोजियल जर्मिनेशन। अंग्रेजी जरूर लिखते रहना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हिंदी हमको परेशान कर लेती है, तो हम अंग्रेजी से ही क्या कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन को समाधान कर लेते हैं। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो हिंदी देखकर आप अगर हल करोगे तो गलत भी हो जाते हैं। जैसे एक बार IBPS AFO में 2018 की बात है, क्वेश्चन आया था, सब्जियों का अध्ययन करते हैं। अच्छा, सब्जियों का अध्ययन हम लोग मानते हैं ना, ओलेरी कल्चर में करते हैं, परंतु हिंदी वाले सेक्शन में, इंग्लिश वाले सेक्शन में तो ओलेरी कल्चर लिखा था, हिंदी वाले सेक्शन में ओलेरी के सामने वनस्पति विज्ञान लिखा था। अब बच्चा ओलेरी कल्चर ढूंढ रहा, उधर ओलेरी कल्चर कहीं मिल नहीं रहा। तो जो स्मार्ट माइंड के साथ जो एग्जाम हॉल में बैठता है बच्चा, वो उस चीज को पकड़ पाता है, और हम जल्दबाजी काटते रहते हैं, जिसके लिए हम 1 साल मेहनत किए और उसको 2.5 घंटे में हम जल्दबाजी के चक्कर में सब खराब कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? अक्सर यही विद्यार्थी करते हैं कि जिसके लिए सालों मेहनत करके जाते हैं और वो 2.5 घंटे उसको पचा नहीं पाते। पता नहीं कौन सी जल्दी रहती है, किसको दिखाना रहता है कि हम जल्दबाजी में गोले इधर उधर, फिर बाद में अरे यार 62 का तो C था, हमसे D हो गया। कैसे हो गया? 1 साल जो तुम जिस शिद्दत से उस चीज को पाने की कल्पनाएं अपने मन में कर रहे थे, अब उस 2.5 घंटे में जाके उसको लीप पोत के सब बराबर कर दिए। अंकुरण की बात कर ली हम लोग, अधोभूमिक अंकुरण। अब बात करते हैं परागण। अच्छा, हमने कल बात की थी कि मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना था? कोई ना कोई कारण होगा। तो मटर एक छोटा पौधा होता है, इसको किचन गार्डन में भी उगा सकते हैं, कम समय का पौधा होता है, 2 महीने में हम इसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ ये स्वपरागित होता है। कैसा होता है? स्वपरागित, सेल्फ पॉलिनेटेड। अच्छा, मेंडल ने जब इस पर प्रयोग किया, इसके 7 कैरेक्टर अलग अलग दिए मेंडल ने। ये बात मेंडल के दोस्त को पची नहीं थी। वो कौन सा दोस्त? नगेली। तो परागण इसमें कैसा होता है? स्वपरागण। अब ये स्वपरागण क्या होता है? उसी पुष्प के नर पुष्प से पॉलन निकलकर अपने ही पुष्प के मादा भाग के स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं। इस घटना को हम पॉलिनेशन कहते हैं। और जो मेल पार्ट होता है जिसको पोलन कहते हैं, उसकी अगर वाइबिलिटी बढ़ानी हो तो हमें कौन सा न्यूट्रिएंट देना चाहिए? बोरॉन देना चाहिए। कौन सा? बोरॉन। सेल्फ पॉलिनेटेड। कैसा होता है? सेल्फ पॉलिनेटेड। माना जाता है कि जो अरंडी का पौधा होता है उसका जो पोलन होता है उसकी वाइबिलिटी ज्यादा होती है। बाकी जो पौधे होते हैं लगभग 30 मिनट तक उनका पोलन वाइबल रहता है, बाकी खत्म हो जाता है। तो मटर कैसा है? स्वपरागित फसल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। जैसे इसकी सीड रेट की बात हम कल ही कर लिए थे, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन पर चर्चा करेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ साथ हम इसके डिजीज वगैरह देखेंगे और इल्ड देखेंगे इसकी। फिर हम इसकी वैरायटियों पे चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वैरायटी इंपॉर्टेंट है। जो बताऊंगा वो आप याद रखोगे, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अब हम देखते हैं इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु दशाएं क्या क्या हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं। इसको क्लाइमेट यानी कि जलवायु कैसी चाहिए? तो मटर को जलवायु चाहिए ठंडी व नम, क्योंकि जब इसकी बुवाई हो रही है, ये रबी ऋतु की फसल है, तो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुवाई कर रहे हैं हम लोग। तो अक्टूबर नवंबर यानी कि ये महीना जो हमारा चल रहा है इस समय, जलवायु कैसी है? ठंडी है ना।
जब इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो थोड़ा सा जलवायु उस समय नम हो जाती है, तो ठंडी व नम जलवायु चाहिए, मतलब कूल व मोस्ट जलवायु चाहिए, ठंडी व नम जलवायु। अब बात करते हैं, क्या मटर को पूरे विश्व में उगाया जा सकता है? क्या हर जगह मटर को उगा सकते हैं? तो उसके लिए डिसाइड करता है आपका क्लाइमेट और टेम्परेचर। तो क्लाइमेट कैसे डिसाइड करता है? मान लो आप हिमाचल प्रदेश के कसौल में मटर को उगाना चाहें, क्या मटर उगेगा? नहीं उगेगा, उसमें इतना ज्यादा गटेशन होगा कि मटर का पौधा ही खराब हो जाएगा। अब बात आती है गटेशन क्या होता है। आप सरसों का पौधा कभी जाना ठंडक के समय में खेत पे, तो पत्तियों से फटा हुआ, पत्तियां फटी हुई होंगी और अंदर से स्रव द्रव निकलता हुआ दिखाई देगा, वो होता है गटेशन, बिंदु श्रवण, जिसमें नसें फट जाती हैं पौधे की। ठीक है, तो तापमान कितना होना चाहिए मटर की खेती के लिए? आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं क्या हर प्रकार की मिट्टी मटर के लिए अच्छी मानी जाती है? तो सॉइल की बात कर लेते हैं, मिट्टी कैसी चाहिए होती है? तो ढेलेदार दोमट मिट्टी चाहिए होती है, ढेलेदार दोमट मिट्टी। अब इसको काली मिट्टी में अगर उगा दोगे तो अच्छा नहीं ग्रो करेगा, बालुई मिट्टी में उगाओगे तब भी उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं देगा। तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए? ढेलेदार दोमट, ढेलेदार दोमट। बलुई मिट्टी हमारे किसके लिए अच्छी मानी जाती है? मूंगफली के लिए, आलू के लिए, इनके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इनकी जो इल्ड होती है वो ग्राउंड लेवल से नीचे होती है, भूमि सतह से थोड़ा नीचे होती है, इसलिए उनके लिए अच्छी मानी जाती है। ढेलेदार दोमट की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं मटर में कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज। कभी कभार मान लो पूछ लिया जाए कार्बोहाइड्रेट इसमें कितना होता है, तो 62.1। बड़ा खतरनाक यूनिट होती है किताबों में, 62.1, अरे 62 लिख दिए होते। पॉइंट एक हमें याद करना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि एक बार IBPS AFO ने क्ले मिट्टी का वो पूछा है कड़घनत्व, तो अमूमन कड़घनत्व होता है 2.66, परंतु क्ले मिट्टी का पूछ लिया तो सबका अलग अलग होता है, 2.7, 2.979, 2.68। तो आपको हर चीजें याद करनी पड़ेंगी, पॉइंट के आगे की भी चीजें, क्योंकि सरकारी नौकरी एक जहर पीने के बराबर होती है। आप जहर पी के बच गए मतलब सरकारी नौकरी पा गए। जहर मतलब, एक मैं बात कहना चाहूंगा, जैसे आपने मान लो सरकारी नौकरी पा ली, आपका बेटा आएगा, जब वो कुछ करना चाहेगा तो वो भी अगर नौकरी पाएगा, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं उस समय आपकी सैलरी 3 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए है। आपका बेटा जब जॉब पाएगा तो उसकी सैलरी 30,000 से स्टार्ट होगी। कितने से? 30,000 से। जबकि आपकी सैलरी 3 लाख, बेटे की सैलरी 30,000। अगर आप एक उद्यमी होते और आपका टर्नओवर होता 10 करोड़ का, तो आपका बेटा जब शुरुआत करता तो उसकी प्रॉफिट, जो उसका टोटल जो आता है इनकम, वो 10 करोड़ से ही स्टार्ट होती, मतलब उसको एक पीढ़ी का गिफ्ट मिल जाता। और हम लोग सिर्फ नौकरी के पीछे भागते रहते कि नहीं भागते रहते हैं, अपना लंबा अरसा समय खराब कर देते हैं। एक टाइम ऐसा रखो कि जब तक आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तभी तक आप इस पे समय खराब करना, अदरवाइज आप अदर सेक्टर में जाके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अपने अंदर ये लत मत लगाना कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो समाज में हमारी इज्जत नहीं होगी। समाज सबका होता है, बस अपने आप में होता है कि हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा लें, होता है कि नहीं? तो हमने देखा एक जैसे कुत्ता होता है, गली का जो कुत्ता होता है उसको लोग धत्कार के भगा देते हैं, कुत्ता ही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक शहर का कुत्ता टोमी सोमी रोमी वाला होता है ना, उसको प्यार से लोग अपनी बेड पे सुलाते हैं, कुत्ता है, रिस्पेक्ट बढ़ गई उसकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मटर के फलियों की परिपक्वता। मटर की फलियों की परिपक्वता, फलियों की परिपक्वता डैश करके लिखेंगे, टेंड्रोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? टेंड्रोमीटर। एक टेंड्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, इसमें मटर की फली को हम आगे से लगाते हैं और ये मटर की फली में टच करता है और बता देता है कि मटर की फली मैच्योर है या अभी कच्ची है, ये ज्यादा मैच्योर हो गई। तो टेंड्रोमीटर से मापते हैं।
जब कभी भी बात आएगी मटर के फलियों की परिपक्वता या मटर की परिपक्वता किससे मापेंगे, तो टेंड्रोमीटर नामक यंत्र से मापेंगे। ठीक है, ये वाला स्लाइड आप लोग इसको अपने पास सेव कर लीजिए। आगे हम बात करने वाले हैं मटर से संबंधित रोगों की, और रोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं मटर के, जिसमें से दो रोग आपको मैं बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज, सबसे पहला हम बात करते हैं, तो इसमें भी उकठा लगता है, परंतु उकठा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। उकठा रोग, उकठा रोग मटर में भी लगेगा परंतु इंपॉर्टेंट नहीं है। उकठा की वही कहानी, मृदा जनित होता है। किससे लगता है, कवक से लगता है। कवक का नाम क्या है, फ्यूजेरियम। क्या नाम है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम ये नाम होता है। ठीक है, अब हम उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की। तो दूसरा जो रोग लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जड़ सड़न, रूट रॉट। जड़ सड़न रोग जो लगता है वो भी एक कवक से ही लगता है। उस कवक का नाम है राइजोक्टोनिया सोलेनाई। उस कवक का नाम क्या है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई। ये नाम बड़े खतरनाक हैं, अगर ये नहीं याद हो रहे हैं तो मत याद करना, परंतु एक बार पढ़ जरूर लेना। ऑप्शन में कहीं दिख जाए तो आपको लगेगा कि हाँ हम इसको याद कर सकते हैं। नाम क्या होता है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई। याद रखना, जहां कहीं भी जड़ सड़न की बात आएगी तो राइजोक्टोनिया नाम के फंगस की बात आएगी, वहां पर जिक्र होगा। तीसरे रोग की हम बात करते हैं कि तीसरा मटर में कौन सा इंपॉर्टेंट रोग लगता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से पेपर में अक्सर कर क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना। तीसरा रोग हम लोग लिखते हैं मार्स स्पॉट। ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, मार्स स्पॉट। ये एक पोषक तत्व की कमी से लगता है। ध्यान देना, बच्चे इसको रटते रह जाते हैं। एक बार ये पेपर में क्वेश्चन आ गया तो बच्चों को रटा रहता है मैंगनीज की कमी से होता है। उसने ऑप्शन दे दिया क्या, पोषक तत्व की कमी से। अब बच्चा कह रहा मैंगनीज ऑप्शन ही नहीं है। बाद में हमने कहा मैंगनीज है क्या भैया, तो कह रहा अरे सर ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा भी ध्यान नहीं होता है पेपर में, तो ध्यान देना, पोषक तत्व, मैंगनीज एक पोषक तत्व ही तो है। तो ये किसकी कमी से होता है, मैग्नीज नामक पोषक तत्व की कमी से। मैग्नीज नामक पोषक तत्व की कमी से। फिर उसके बाद से हमने अपने नोट्स में मैग्नीज ना लिखकर मैग्नीज के आगे पोषक तत्व जोड़ना शुरू कर दिया। तो मैग्नीज नामक पोषक तत्व की कमी से। ठीक है, ये वाला डिजीज आपके पास आ गया, आप इसको याद कर लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बचा था उसकी कहानी थी पाउडरी मिल्ड्यू, चूर्डिल आसिता। हिंदी में क्या बोलेंगे, चूर्डिल आसिता, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। ये ट्रू मिल्ड्यू नहीं होता है, पाउडरी मिल्ड्यू। मिल्ड्यू क्या होता है, सुपरफिशियल ग्रोथ ऑफ फंगल माइसीलिया ऑन द सरफेस ऑफ लीफ या बिलो द सरफेस ऑफ लीफ। कहने का मतलब पत्ती की ऊपरी सतह पर या पत्ती की निचली सतह पर जो सुपरफिशियल ग्रोथ होगी फंगल की, उसको हम मिल्ड्यू कहेंगे। मिल्ड्यू सुपरफिशियल का मतलब होता है बहुत ही सॉफ्ट ग्रोथ। अगर आप हाथ से इस प्रकार से झाड़ोगे तो नीचे गिर जाएगा पूरा, और व्हाइट व्हाइट कलर का पत्ती के जब ऊपर आ जाता है व्हाइटिश कलर का, तो इसे पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। ये क्या होता है, कवक से होता है। पाउडरी मिल्ड्यू कवक से होता है, और उस कवक का नाम है इरिसिफी पालिगोनी। क्या नाम होता है, इरिसिफी पालिगोनी, इरिसिफी पॉलीगोनी। ये जो फंगस होता है इसकी वजह से ये रोग होता है। अच्छा, पाउडरी को हम इंग्लिश में पी से शुरू करते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू को हम पी से शुरू करते हैं, तो इसको हम पीएम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, पीएम। अब इसका जो उपचार करते हैं हम सल्फर फंजीसाइड से करते हैं। किससे, सल्फर फंजीसाइड से उपचार करते हैं। तो जरा देखना,
एक तो हमने यहाँ पर आपको लिखाया पाउडरी मिल्ड्यू और लिखा दिया सल्फर फंजीसाइड से उपचार करते हैं। दूसरा हम आपको लिखाएंगे डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू इसको बोलते हैं डीएम। डाउनी मिल्ड्यू होता है, इसका जो उपचार करते हैं हम लोग ये कॉपर फंजीसाइड से करते हैं। किससे? कॉपर फंजीसाइड से हम इसका उपचार करते हैं। अब देखना, अंग्रेजी की एबीसीडी पढ़ोगे तो डी और सी पास पास में आते हैं। ये जो डी और सी है इनका रिलेशन पास पास में होता है, तो याद ही नहीं करना। डी मीन्स डाउनी, सी मीन्स कॉपर पास पास में, पी मीन्स पाउडरी, एस मीन्स सल्फर, मतलब पी और एस अंग्रेजी के अल्फाबेट में पास पास आते हैं, डी और सी पास पास आते हैं, तो ये प्रॉब्लम खत्म। अब इसका उपचार पूछ लिया जाता है कि पाउडरी मिल्ड्यू का उपचार क्या होगा, तो इसका उपचार हम लोग बात करते हैं सल्फेक्स। जो सल्फेक्स होता है इसकी 3 लीटर मात्रा, कितनी? 3 लीटर मात्रा जो है 800 से लेकर के 1000 लीटर पानी में हम क्या करते हैं, इसका घोल बनाते हैं। पानी का घोल बनाते हैं और किसी ना किसी स्प्रेयर की सहायता से हम उसका स्प्रे कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि जो फंजीसाइड होते हैं इनका घोल बनाने के लिए हमको ज्यादा पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि फंगस का अटैक प्लांट के पूरे भागों में होता है, तो हमें पूरे प्लांट के भाग को भिगोना होता है। किससे? रसायन से। तो पूरे प्लांट के पार्ट को भिगोने के लिए हमको पानी ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि क्या कारण है इंसेक्टिसाइड से ज्यादा हम फंजीसाइड में पानी का प्रयोग करते हैं? तो उसका यही कारण है कि इंसेक्टिसाइड सिर्फ हमें टारगेट होता है इंसेक्ट को मारने का, यहाँ पर हमें होल प्लांट के पार्ट को भिगोना होता है, ताकि फंगस का हर जगह कोई ना कोई पार्ट होगा, वायरस का पार्ट होगा, बैक्टीरिया का पार्ट होगा। तो ये कुछ डिजीज थे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको लिखा दिए, आप यहाँ से इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। हमने डिजीज देख लिया, अब वैरायटी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि मटर में कौन कौन सी वैरायटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वैरायटी यानी कि प्रजातियां। तो सबसे पहले हमारे पास एक दिमाग में बात आनी चाहिए कि दलहनी कुल की जो फसलें होती हैं इनकी उत्परिवर्तित वैरायटियां बहुत पूछी जाती हैं। हाइब्रिड का केस इनमें नहीं होता ज्यादा, उत्परिवर्तित की बात आती है। हाइब्रिड अगर पूछा जाएगा तो वो अरहर है। तो अगर हम बात करेंगे म्यूटेंट वैरायटी, म्यूटेंट वैरायटी मतलब उत्परिवर्तित प्रजाति। तो मटर की जो उत्परिवर्तित प्रजाति है उसका नाम है हंस। क्या है? हंस। हंस में एक बात कही जाती है कि इसका एक जोड़ा होता है, ये हमेशा जोड़ा में रहता है, और अगर एक को मार दो तो दूसरा अपने आप मर जाता है। ठीक है, और इसका एग्रीकल्चर में हम कहाँ पर उपयोग कर लेते हैं हंस का? तो इससे एक टेस्ट करते हैं, हंसा परीक्षण। गांव में कहते नहीं है कि जैसे मान लो तुम्हारा नाम कलुआ है, तुमने किसी का मोबाइल चुरा लिया और तुम कह नहीं रहे हो कि हमने मोबाइल चुराया, तो गांव में कहते हैं अभी मैं चावल बनवा के लाऊंगा तुम्हारे लिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो दूध का दूध और पानी का पानी वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? हंस से आया। हंसा परीक्षण होता है एक, दूध में आप पानी मिला दो, हंस पानी पानी को पी जाएगा या दूध दूध को पी जाएगा, पानी पानी छोड़ देगा। ये सबसे सटीक परीक्षण माना जाता है एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री के केस में, कि दूध में पानी की मिलावट हंसा परीक्षण से हम कर लेते हैं, और एक तो फैट परसेंटेज से भी देख लेते हैं। तो पुराने समय के जो हमारे पूर्वज थे उनके पास कोई ऐसा लैक्टोमीटर नहीं था, ऐसा ब्यूटायरोमीटर नहीं था
तो वो क्या प्रयोग करते थे, हंसा परीक्षण प्रयोग करते थे दूध में पानी की मिलावट के लिए। ठीक है, आज भी प्रचलित है, वो चर्चा में है, किताबों में लिखा मिलता है। तो उत्परिवर्तित प्रजाति की जब हम बात किए तो कौन सी हो गई, हंस हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट या चूर्डिल आसिता रोग रोधी, चूर्डिल आसिता रोग रोधी। तो जो चूर्डिल आसिता रोग रोधी जो वैरायटी होती है उसका नाम होता है रचना और पंत 5। रचना और पंत 5। पंत मतलब पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उधम सिंह नगर पंतनगर में है। ठीक है, जो इंडिया का सबसे पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, 1960 में अमेरिका की सहयोग से बना था, जो तब उत्तर प्रदेश में था, बाद में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया तो वो अलग चला गया। ठीक है, तो हमने देखा कि चुर्डिल आसिता रोग रोधी वैरायटी के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं पत्ती रहित, हालांकि बिल्कुल पत्ती, इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पत्ती ना हो, परंतु लीफलेस वैरायटी पूछी जाती है कि मटर की लीफलेस वैरायटी कौन सी है जिसमें पत्ती ना के बराबर होती हैं, उसका नाम ही है अपर्णा। क्या नाम है, अपर्णा। उसके बाद अगर हम बात करें छिलका रहित, जो मटर की फली पर जो छिलका रहता है, कौन सी वैरायटी में छिलका नहीं होता है, तो छिलका रहित, छिलका रहित जो वैरायटी है उसका नाम होता है बोन बिले। क्या नाम होता है, बोन बिले। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि बोन बिले किसकी वैरायटी है, मटर की है, और कैसी है, छिलका रहित। मतलब इसका पॉड जब ऊपर से हटाओगे तो दाने के ऊपर छिलका नहीं मिलेगा, दाना बिल्कुल न्यूड होगा, उसमें छिलका नहीं होगा, डायरेक्ट हम उसको खा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ वैरायटी हैं जैसे जयंती, उत्तरा, सपना, शिखा, स्वाति। ये सारी की सारी किसकी वैरायटी हैं, मटर की ही वैरायटी हैं। जिसमें से सपना के केस में हम देखेंगे, सपना दो फसलों की वैरायटी है, एक तो मटर की है और एक मसूर की है। और शिखा के केस में देखेंगे ये भी दो फसलों की वैरायटी है, मटर की है और उड़द की है, ये दोनों फसलों की वैरायटी है, ये हमने देख लिया। उसके बाद बात करते हैं कुछ और वैरायटी हैं जैसे विवेक 6, विवेक 6, जवाहर मटर, उसके साथ साथ आरकेल। ये सब्जी वाली मटर की वैरायटी है, सबसे ज्यादा आरकेल इंपॉर्टेंट है, सब्जी वाली मटर। यही वैरायटी आपको याद करनी है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो वैरायटी है अपर्णा, पत्ती रहित, छिलका रहित, ये वाली वैरायटियां आपको याद कर लेना है। अगला केस लिखते हैं साल्विया का, कहीं कहीं इसको सल्विया भी लिखा होता है, तो कुछ भी पढ़ना, बस आप याद रखना है सल्विया के केस में। लिखिए संपूर्ण फली खाई जाती है, संपूर्ण फली खाई जाती है, मतलब इसका जो एडिबल पार्ट है वो टोटल पॉड होता है, उसको खा लिया जाता है। संपूर्ण फली खाई जाती है। पूछा जाता है कि मटर की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसको हम टोटली इसकी पॉड को खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो कौन सी वैरायटी होती है, सल्विया। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मटर की खेती कंप्लीट होती है, बस इसमें 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं, इसकी इल्ड पर चर्चा करने वाले हैं, उसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा मसूर। अब हम देखते हैं इसकी इल्ड पर चर्चा कर लेते हैं कि मटर में इसकी उपज कितनी होती है। एक तो हम बात करते हैं दाल वाली, जिसका अगर हमें दाल बनाना है
तो दाल वाली मटर 1 हेक्टेयर में कितना पैदा होगा? तो 25 से 30 क्विंटल, 25 से लेकर के 30 क्विंटल, ये इसकी उपज हो गई प्रति हेक्टेयर के केस में हम बात करते हैं। और अगर सब्जी वाली की बात कर लें, सब्जी वाली मटर, तो इस केस में दो कंडीशन निकल कर आती हैं। अगर केवल दाना प्राप्त करेंगे, हरा दाना, तो 30 से 40 क्विंटल हरा दाना, उसकी जो उपज होती है वो 30 से 40 क्विंटल होती है। जैसे आप ग्रीन वैली में लेके आते हैं दाना। दूसरा, दाना प्लस फली, हरी अवस्था, दाना प्लस फली, दाना भी होगा और फली भी होगा जो मार्केट से खरीद के लाते हैं हम लोग। उसका यील्ड कितना होगा? तो 60 से लेकर के 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये पैदा होती है या उत्पादित होती है। अब हमने इसका यील्ड देख लिया। बात करते हैं इसके एरिया और प्रोडक्शन के बारे में कि वर्ल्ड में हम कहाँ पे हैं और इंडिया में हम कौन सा स्टेट ऐसा है जो पी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो उत्पादन के केस में देख लेते हैं इसका जो प्रोडक्शन होता है। वर्ल्ड के केस में देखेंगे तो इंडिया फर्स्ट रैंक पर है। हमने पहले ही बताया था जितनी भी दाल हैं उसमें भारत पहले नंबर पे है। फिर भी दालों की रेट महंगी है, उसका कारण है कि जितना हम उत्पादित कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमारी खपत है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कि दलहनों का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसके पीछे की कहानी, लोग कमर्शियल फसलों को ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं, दलहनों को कम। आप अपने क्षेत्र में देख लेना, कहीं भी जाके फील्ड पे आपको गन्ना मिलेगा, कपास मिलेगा, गेहूं मिलेगा, धान मिलेगा। दाल के खेत आपको यदा कदा मिलेंगे। लोग खाने के पर्पज से उगा लेते हैं या फिर नॉर्मल जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो इंडिया की जब हम बात करते हैं, इंडिया में उत्तर प्रदेश मटर के केस में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये था मटर के पीछे की सारी कहानी, हमने आपको बता दिया। अच्छा, मटर से जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो 3 ही 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये तो प्रोटीन वाला पूछ लेगा, या उसकी मैच्योरिटी किससे मापते हैं। जो मटर की फली होती है हम कैसे जानेंगे कि ये मैच्योर हो चुकी है, खाने के लिए उपयुक्त है। वैसे तो हम लोग खेतों में जब जाते हैं, कच्ची मटर होती है, बहुत अच्छा खाने में लगता है। और खासकर जब दूसरे का खेत हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अपने खेत का स्वाद अलग रहेगा, दूसरे चोरी का जो भी हो प्रोडक्ट उसकी अलग वैल्यू रहती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्रॉप। अब दलहनी फसलों का जो भी डिस्क्रिप्शन था हमने आपको दे दिया। अब आपको बस शॉर्ट पढ़ना है, एक एक स्लाइड में सारी क्रॉप को कवर करते हुए चलेंगे। जैसे उड़द हो गया, मूंग हो गया। मूंग को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि वहां से डिजीज से क्वेश्चन आ जाता है। मसूर से डिजीज से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो अगली हेडिंग बनाएंगे मसूर। गांव में ज्यादातर जो दाल उगाते हैं किसान वो मसूर ज्यादा उगा लेते हैं। मसूर को अंग्रेजी में हम बोलते हैं लेंटिल। मसूर के बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत, इसका सामान्य सा परिचय। इंडिया इसका ओरिजिनेटेड प्लेस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम देखेंगे। इसका नाम होता है लेंस एस्कुलेंटा। लेंस एस्कुलेंटा। एस्कुलेंटा वाला और कहाँ पे आता है? भिंडी के केस में।
एबलमास्कस एस्कुलेंटा। भिंडी के केस में देखते हैं, कुल की बात करते हैं तो मसूर भी उसी कुल का है जिस कुल में बाकी चीजें हम पढ़ रहे थे, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी की खास पहचान, इसमें पुंकेसर की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। फेबेसी। इसमें अगर हम बात करते हैं उपकुल, इसका भी वही रहेगा, पेप्लियोनेसी। उपकुल पेप्लियोनेसी। ये उपकुल पहले नहीं पढ़ाया जाता था, परंतु 2013 में एक क्वेश्चन आ गया इससे, तब से इसको पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो पेप्लियोनेसी हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें गुणसूत्र कितना होता है, तो ये रवि ऋतु का दलहन होता है। हमने एक ट्रिक बताई थी कि ऑल रवि पल्सेस जो होते हैं उनमें 2n बराबर कितने होंगे? 14, 14। ठीक है, एक इसमें एक्सेप्शन है, काबुली चना। उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे, उत्पत्ति स्थान मतलब जहां वो पैदा हुआ होगा, तो भारत। हम कैसे जानते हैं कि किसी फसल का उत्पत्ति स्थान भारत ही हुआ होगा? तो उत्पत्ति स्थान का मतलब उस जगह पे उसकी जंगली प्रजातियां ज्यादा मिलेंगी। जैसे हम तुम्हारी अगर असली पहचान करना चाहें तो तुम्हारे घर पे ही पहचान कर सकते हैं। बाहर आओगे वन ठन के आओगे, सर समर के आओगे, घर पे रहोगे ऐसे ही रहोगे। तो इनकी भी जंगली जो प्रजातियां होती हैं जहाँ जितनी ज्यादा होंगी, वहीं से हम देख लेते हैं कि इनका उत्पत्ति स्थान ये होगा। पुष्पक्रम की जब हम बात करते हैं तो पुष्पक्रम इसका होता है रेसीम। फल के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो फल कैसा होता है? पौड या फली। और परागण की जब हम बात करते हैं, इसमें कौन सा परागण होता है? तो परागण होगा स्वपरागण। अंकुरण की बात करेंगे तो कैसा अंकुरण होगा? अधोभूमिक। क्योंकि रबी ऋतु की दलहनों में कौन सा अंकुरण होता है? अधोभूमिक होता है। एक अपवाद है, कौन सा? राजमा। अंकुरण होगा अधोभूमिक। अब आगे की कहानी पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि इसमें हमने आपको ये सारी चीजें बताई। अब प्रोटीन का परसेंटेज इसमें बहुत पूछा जाता है। प्रोटीन का परसेंटेज कितना होगा इसमें? प्रोटीन इसमें पाया जाता है 25%। और इसका जो बीज दर होता है 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर के केस में हम इसका बीज दर प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं, इसका एक खरपतवार होता है जिसको गांव में अकरा बोलते हैं। बिल्कुल मसूर जैसा देखने में लगता है। अकरा नाम सुना होगा, जो मसूर की खेत में लगता है। उसके बाद इसकी कुछ प्रजातियां हैं। प्रजातियों से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे शिवालिका, मल्लिका। मल्लिका को गांव में मलका कहते हैं। K75 चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से वैरायटी निकाली गई है। इसकी एक खास बात होती है, सबसे बड़ा दाना। गांव में जिसको मलका मसूर कहते हैं ना, सबसे बड़ा दाना होता है। उसके बाद गरिमा, सपना, प्रिया, ये इसकी वैरायटी होती। पहले ये नाम रखे जाते थे, अब नाम नहीं रखे जाते। पहले जो प्रोफेसर वैरायटी रिलीज करते थे वो अपनी बेटी, बहन, बीवी और मन हुआ तो साली के नाम पे भी वैरायटी का नाम रख दिए, परंतु अब नहीं रखते हैं। अब वो इंस्टीट्यूट के नाम से रखेंगे या फिर उसकी कोई स्पेशल पहचान होगी उसके नाम से रखेंगे। जैसे एक लौकी की वैरायटी है, आप लोगों ने शायद फेसबुक पर देखा हो, एक लौकी है जिसकी लंबाई 6 से लेकर के 14 फीट तक होती है। एक लौकी में पूरा मोहल्ला खा सकता है। उसका नाम है नरेंद्र शिवानी। वो अयोध्या में एक यूनिवर्सिटी है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वहाँ के एक प्रोफेसर थे डॉक्टर शिवपूजन सिंह, उन्होंने डेवलप किया था। आज भी मिलता है वो, उसका बीज कृषि मेला में मिलता है, लेके आओ घर पे उगाओ। हालांकि 14 फीट तक नहीं, मगर 8 फीट तक मैंने उगाया है, तो 8 फीट तक उसकी लंबाई निकली है। ये देखा हमने। उसके बाद इसमें एक रोग लगता है जिसको बोलते हैं सीडलिंग मॉर्टेलिटी। एक रोग लगता है
सीडलिंग मोर्टेलिटी। इसमें क्या होता है सीडलिंग मोर्टेलिटी रोग में, जैसे ही बीज अंकुरित होना प्रारंभ करता है वैसे ही इसके पौधे मरने लगते हैं सूख सूख के। तो ये रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है, सीडलिंग मोर्टेलिटी। और उस कवक का नाम क्या होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। वैरायटी लेंटिस। वैरायटी लेंटिस। ये इस रोग का कारण बनता है, सीडलिंग मोर्टेलिटी का। इसमें पौधा छोटी अवस्था में ही सूखने लगता है और हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। हम लोग सोचते हैं पानी की कमी हो गई, इस वजह से पौधा सूख जा रहा है। जबकि जो पल्स क्रॉप्स होती हैं उनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो हल्के से पानी में जिंदा रहने वाली होती हैं। नॉर्मल सा एक दो सिंचाई आप कर दो हल्की से, अगर आप पानी भर दिए तो समझ लो पौधा खत्म हो गया, उसमें बिल्टिंग आ जाएगा या उसकी रूट्स जो होती हैं डिके होने लगती हैं, सड़ने लगती हैं। इसको लिख लीजिएगा। चलो आगे हम लोग देखते हैं, नई फसल पढ़ते हैं एक ही स्लाइड में, उसको भी निपटा लेते हैं हम लोग। उड़द खाए होंगे आप लोग। उड़द की बहुत सारी सामग्री बनती हैं। एक तो उड़द से हम लोग कचौड़ी वगैरह भी बना लेते हैं, और जो बड़ा होता ना, बड़ा दही में जिसको डुबो के बनाते हैं। राजस्थान में एक जिला पड़ता है अलवर, सर इसका अभ्यारण्य पढ़ते होगे तुम लोग जीएस में, वो अलवर जिला में पड़ता है। वहाँ एक अलवर जिले के अंदर शहर है राजगढ़, ठीक है। राजगढ़ का किला भी है, वहाँ कोई जाता नहीं है, सुनसान पड़ा है एकदम से। और जो भूतों वाला किला है वो भानगढ़ का किला है। लोग बताते हैं कि भानगढ़ के किले में कोई नहीं जाता है, वहाँ आप दिन में डर जाओगे ऐसा किला बना है। और वास्तविकता है, आप जाओगे तो अकेले जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, उसमें कोई नहीं जाता। तो वहाँ एक कस्बा जो है रामगढ़, राजगढ़, वहाँ फेमस है ये दही बड़े, मतलब उस क्षेत्र के लिए ज़्यादा फेमस है। उड़द की बात करते हैं हम लोग। उड़द को अंग्रेजी में बोलते हैं, सिंपल सा उड़द ही लिखते हैं। बाकी इसके और भी नाम होते हैं, जैसे इसको ब्लैक ग्राम के नाम से जानते हैं, काला चना लिखेंगे, इसे ब्लैक ग्राम के नाम से जानते हैं। इसे ब्लैक ग्राम के नाम से जानते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो अजीबोगरीब होता है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन पैदा करता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम लिखते हैं बिगना मुंगो, जबकि देखने में लगता है मूंग का होगा। नाम होता है बिगना मोंगो। परिवार इसका कौन सा होता है? कुल फेबेसी। इसी को लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं। गुणसूत्र की अगर बात करें तो ये खरीफ दलहन है, और खरीफ दलहन में कितने होंगे? 2n बराबर 22। ध्यान देना, एक किताब है जो 100-200 रुपए की आती है, गाइड एग्रीकल्चर की, उसमें 2n बराबर 24 मिलेंगे। तो अगर उस किताब को पढ़ोगे, जाहिर सी बात पढ़ोगे क्योंकि वो सबके पास है, तो ये कंफ्यूजन मत पैदा कर लेना कि इसमें 24 ही होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं, ओरिजिन प्लेस भारत। अंकुरण की बात करेंगे, खरीफ दलहन है तो कैसा अंकुरण होगा? सभी खरीफ दलहनों में ऊपरी भूमिक अंकुरण होता है, बस अरहर को छोड़कर। ऊपरी भूमिक, इसी का दूसरा नाम होता है
भूम्योपरिक, भूम्योपरिक। अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो इसको इपिजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। ये कैसे होता है इपिजियल जर्मिनेशन? जब आप देखोगे पौधा जम रहा होता है तो उसके जो बीज पत्र होते हैं वो जमीन के ऊपर आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसके नीचे की जो संरचना होती है हाइपोकोटाइल वो ग्रोथ कर जाती है। तो इसमें अंकुरण कैसा होगा? ऊपर भूमिक अंकुरण होगा। पुष्पक्रम की बात करेंगे तो पुष्पक्रम इसमें पाया जाता है रेसिम। अगर फल की बात करेंगे तो फल कैसा होता है? पॉड या फली, फली जिसको अंग्रेजी में पॉड बोलते हैं। ये हो गया एक सामान्य सा परिचय। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे वैरायटी की, सीड रेट की और इसमें पाई जाने वाली प्रोटीन की। इसमें प्रोटीन कितना परसेंटेज पाया जाएगा? तो प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो 24% प्रोटीन है। राजस्थान की कुछ किताबें चलती हैं जिसमें 23 और 25% मिलेगा। तो राजस्थान वाले बच्चे ध्यान देना, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दोगे तो 24% सही करके आना है। आपके स्टेट का एग्जाम हो तो आप आपकी जो किताब है आप उसके हिसाब से सही करना। प्रोटीन की बात कर लिए, बीज दर की बात करेंगे। बीज दर होती है 12 से 15 केजी, 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर। कुछ किताबों में 15 से 20 केजी भी मिलेगा, तो आप एग्जैक्ट जो सीड रेट है वो 12 से 15 केजी है। वैरायटी के ऊपर चर्चा करते हैं, प्रजातियां। एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है सरला। तो उत्परिवर्तित के केस में देखते हैं म्यूटेंट वैरायटी इसकी कौन सी है? तो सीओ फर्स्ट और एक है सरला। और बाकी इसकी अदर कुछ वैरायटी हैं जैसे शिखा, कृष्णा, शेखर। ठीक है, ये वैरायटी है। बरखा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बरखा है। इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना। बहुत बार पूछी गई है कि बरखा किसकी वैरायटी है, तो अक्सर कर बच्चे मूंग लगा के चले जाते हैं, बाकी है किसकी? उड़द की है। तो आज यहीं तक अपने पढ़ते हैं। कल बाकी बची हुई दलहनों को हम लोग कोशिश करेंगे कि समाप्त कर दें। बची कौन कौन सी है? मूंग है, लोबिया है, ग्वार है, मोठ है और राजमा है। 5 फसलें बची हैं। तो आप सोचोगे 5 फसलें एक क्लास में कैसे हो सकती है? तो बहुत छोटी छोटी फसलें, एक एक स्लाइड की फसलें हैं, परंतु उनसे सबसे क्वेश्चन आता है। लोबिया से तो अक्सर कर वैरायटी पूछी जाती है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल अपने बाकी चीज़ों को पढ़ते हैं।